हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम अपने पिछले ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सारे सेक्शंस कवर करेंगे, जो था हमारा फॉल्स एविडेंस और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, यानी हम मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के बारे में इस चैप्टर को कवर कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के बारे में, जो हमारा चैप्टर 14 है बीएनएस का, और सेक्शंस थे 227 से लेके 269 तक। पिछली वीडियो में हमने 227 से लेके 247 तक के जो सेक्शंस थे वो कवर कर लिए थे। बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। आई होप वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन आज हम 248 से जो इसके आगे के सेक्शंस हैं 269 तक सभी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपका आज का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। आज चैप्टर 14 तक आपका बीएनएस कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो सेक्शंस है वो कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा सबसे पहला सेक्शन है 248। 247 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करेंगे 248 से। सेक्शन कहता है क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या या झूठा आरोप लगाना, यानी किसी को आपको नुकसान पहुंचाना है, इस इंटेंशन से आप किसी पर किसी क्राइम का झूठा आरोप लगा रहे हैं, किसी अपराध का मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, झूठा चार्ज लगा रहे हैं। तो सेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो 248 ये कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को जानते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है, मतलब किसी भी तरह का कोई लॉफुल ग्राउंड नहीं है सामने वाले पे आपका आरोप लगाने का, फिर भी आप उसे नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग दायर करते हो, कोई भी दांडिक कार्यवाही दायर करते हो या करवाते हो किसी से, या उस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, उसने कोई अपराध किया है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो कितना है 5 साल का है, या 2 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों। तो किसी पर झूठा आरोप लगा दिया किसी पर कि उसने कोई क्राइम किया है, जबकि उस पर आरोप लगाने का कोई भी लॉफुल ग्राउंड नहीं था, है ना, कोई लॉफुल ग्राउंड नहीं था, बस आपकी इंटेंशन क्या थी, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की। अब नुकसान किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, सामने वाले की रेपुटेशन को हर्ट किया जा सकता है ना, समाज में उस व्यक्ति की बदनामी हो सकती है जब आप किसी पर ऐसा कोई भी ऑफेंस का चार्ज लगाओगे, या उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ दायर कर दी या किसी से करवा दी। तो अगर इस तरीके से कोई करता है तो वो सेक्शन 248 के अंदर आता है। अभी हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे, बट जैसे क्लॉज 1 में हमने देखा कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए 5 साल का कारावास है, या 2 लाख रुपए जुर्माना है, या दोनों है। लेकिन क्लॉज 2 बात करता है अगर मान लो वही प्रोसीडिंग, वही कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 साल या उससे ज़्यादा के कारावास से दंडनीय अपराध के झूठे आरोप पर दायर की जाए, मतलब जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, जिसका चार्ज लगाया गया है, वो अपराध या तो डेथ सेंटेंस से, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, या 10 साल के कारावास से, या उससे ज़्यादा के कारावास से दंडनीय है। ऐसे किसी अपराध का आपने किसी पर आरोप लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया, और वो अपराध इन सारे सीरियस नेचर के पनिशमेंट है, उसमें बहुत ही सीरियस नेचर का ऑफेंस था, और आपने सामने वाले पे झूठा आरोप लगा दिया, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर दी, दायर कर दी, तो फिर क्या होगा, तो फिर सज़ा कितनी होगी। जो झूठा आरोप लगाता है उसके लिए होगी दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा, और जुर्माना। तो सज़ा भी देखो यहाँ पे डबल हो गई है ना, और जुर्माना लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई फिक्स जो है जुर्माने की राशि नहीं है, अमाउंट कितना है वो नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो ये दोनों ही क्लॉजेज हमें अलग अलग पनिशमेंट बताते हैं कि अगर कोई किसी पर किसी को क्षति करने के आशय से, किसी को चोट पहुंचाने के आशय से, उसको नुकसान पहुंचाने के आशय से अपराध का झूठा आरोप लगाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। इंटेंशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेस दिखाया गया है कि इंटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपकी इंटेंशन है सामने वाले को नुकसान पहुँचाने की और आपने ऐसा किया तो वो यहाँ पर दंडित होगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसको हम एक एग्जाम्पल भी लेकर समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक लेडी है ए, है ना, एक लेडी है, अब वो एक व्यक्ति पर, एक पुरुष पर जो बी है उस पर रेप का झूठा आरोप लगाती है। अब इस केस में मान लो वो व्यक्ति बी जो है वो ए नामक महिला के को बिल्कुल नहीं जानता वो ए के कौन है। तो ए ने जो आरोप है वो सिर्फ सोसाइटी में उसकी प्रतिष्ठा, जो उसकी रेपुटेशन है बी की, उसको हर्ट करने के लिए ऐसा किया ताकि सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए बी की।
तो अब बाद में मान लो एविडेंसेस के आधार पर कोर्ट जो है वो बी को बरी कर देती है। कोर्ट देखती है कि बी ने तो कुछ किया ही नहीं, ए ने तो झूठा केस फाइल कर दिया था बी के ऊपर, ये चीज़ कोर्ट में प्रूव हो जाती है। तो जो यहाँ पे महिला थी, ए नाम की जो महिला थी, उसने जो झूठा आरोप लगाया था, तो बी तो छूट जाएगा, लेकिन ए यहाँ पर दोषी होगी क्योंकि उसने बी पर झूठा केस फाइल किया है, झूठा वाद दायर किया था और इससे बी की रेपुटेशन भी हर्ट हुई है। तो यहाँ पर 248 के अंदर ए को दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। तो ऐसे ही तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, है ना। तो आप अगर किसी को क्षति करने के आशय से किसी के साथ ऐसा करते हो, झूठा केस फाइल करते हो, तो वो इस सेक्शन के अंदर आएगा। बट आपकी इंटेंशन सामने वाले को चोट पहुंचाने की होनी चाहिए, किसी भी तरीके की। रेपुटेशन को आपकी सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर अगर असर पड़ता है तो वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर दिखाया गया है। एक तरीके से हम इस चीज़ को भी ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, केस लॉ देख लो। शिवरतन लाल बिनानी बनाम एम्परर 1930। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि 3 महत्वपूर्ण बातें हैं इस धारा में। अगर हम देखें तो इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो झूठा अभियोग लगाया गया, किसी ने किसी के ऊपर झूठा अभियोग लगाया, झूठा आरोप लगाया। दूसरा, जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है वो जानता हो, उसको नॉलेज हो कि ऐसे अभियोग या ऐसी कार्यवाही के लिए कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं था, कोई भी उचित आधार नहीं था। ठीक, रीजनेबल ग्राउंड आपके पास नहीं था, फिर भी आपने सामने वाले पर आरोप लगा दिया। और तीसरी चीज़, आरोप उस व्यक्ति को क्षति करने के उद्देश्य से लगाया गया हो, उसका पर्पज़ ये हो कि सामने वाले को हमें नुकसान पहुंचाना है, उसकी इंटेंशन हो। तो 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले एक झूठा आरोप लगाना, ठीक, आपने फॉल्स चार्ज लगा दिया, फॉल्स क्लेम कर दिया। दूसरा, आपने बिना लीगल ग्राउंड के उस पर अभियोग लगाया, है ना, बिना लीगल ग्राउंड के आपने उस पर आरोप लगाया, किसने ऐसा कोई क्राइम किया है मेरे साथ। तीसरा, उसका पर्पस क्या था, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का। तो इंटेंशन भी देखनी है ना, इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसीलिए सेक्शन 248 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भले ही डिटेल में ना आए, बट वैसे जब हम पढ़ते हैं तो ये इस सेक्शन, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला सेक्शन भी आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 249। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये कह रहा है अपराधी को संशय या शरण देना। अब ये शरण देने की बात कर रहा है, मतलब कि हार्बर करने की बात कर रहा है। अगर कोई किसी अपराधी को, कोई क्रिमिनल है या कोई ऑफेंडर है, उसको हार्बर करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। इसमें 3 क्लॉज दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सेक्शन कहता है कि जब कोई अपराध किया जा चुका हो, मतलब कोई ऑफेंस था वो हो चुका है, तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वो जानता हो या विश्वास का कारण रखता हो, मतलब 2 चीज़ें हैं, या तो उसको नॉलेज हो कि सामने वाले ने ऑफेंस किया है, ये अपराधी है, या फिर उसको रीज़न टू बिलीव हो कि वो अपराधी है। विधिक दंड से उसको बचाने की इंटेंशन से उसको हार्बर करता है, उसको छिपाता है। हार्बर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जब हमने बीएनएस में डेफिनेशंस क्लॉज पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि डेफिनेशन क्लॉज के अंदर, हार्बर के अंदर मतलब होता है किसी को खाने पीने की चीज़ें देना, है ना, कपड़े देना, वहीकल देना और ऐसे कुछ हथियार वगैरह देना जिससे कि उसका आसान हो सके। तो आने जाने के लिए वाहन वगैरह देना, वो सब चीज़ें आपके हार्बर के अंदर आ जाएंगी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अपराधी को हार्बर करता है, उसको संशय देता है या उसको छिपाता है, जबकि वो जानता है, उसको नॉलेज है और उसके पास विश्वास करने का कारण भी है कि हाँ इसने कोई क्राइम किया है, अगर वो ऐसे व्यक्ति को उस पनिशमेंट से बचाने के लिए जो उसे उस अपराध के लिए मिलती, जो वो कर चुका है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट बताई गई है। ठीक, अब यहाँ पे 3 क्लॉज हैं। अगर मान लो वो अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, मतलब कौन सा अपराध, जो व्यक्ति कर चुका है, जिसको आप छुपा रहे हो, जो अपराधी है उसने एक ऐसा अपराध किया है जो बहुत ही सीरियस नेचर का है और उसकी सज़ा, अगर वो पकड़ा गया व्यक्ति तो उसकी सज़ा उसको मृत्युदंड मिलेगी, और आपने उस व्यक्ति को छिपा लिया तो फिर कितनी सज़ा मिलेगी जो उसे छिपाता है। यहाँ पे छिपाने वाले के लिए सज़ा दी गई है तो उसकी सज़ा मिलेगी दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 5 साल का होगा और जुर्माना। ठीक, फर्स्ट क्लॉज बात कर रहा है उस अपराध के बारे में जो मृत्यु से दंडनीय है। सेकंड क्लॉज, जब अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय हो, मतलब जो अपराध किया गया है वो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से हो या 10 साल के कारावास से दंडनीय हो। यहाँ पे 10 ईयर का छूट गया है तो 10 वर्ष यहाँ पे आप ऐड कर लेना। तो 10 वर्ष के कारावास से अगर वो दंडनीय है तो सज़ा कितनी होगी, 3 साल की और जुर्माना। और अगर मान लो वही अपराध 1 साल तक ना कि 10 साल के कारावास से दंडनीय हो, मतलब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी 10 साल के कारावास था, बट यहाँ पर 1 साल तक के कारावास से है, ना कि 10 साल के कारावास से। तो क्लियर इस चीज़ को कर दिया है। तो फिर उसकी सज़ा कितनी होगी, उसकी सज़ा होगी उस अपराध के लिए जो भी कारावास दिया गया है उसकी अधिकतम अवधि का 1/4,
1/4 मैंने बताया, अगर 8 साल की सज़ा है तो उसका 1/4 निकालोगे तो 2 साल। ठीक, तो फिर कितनी सज़ा मिलेगी अगर अपराध 1 साल तक के कारावास से दंडनीय था? 1/4 या जुर्माना या दोनों। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सेक्शन 249 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 248 की तरह, क्योंकि ये किसी अपराधी के हार्बर की बात कर रहा है। अगर आप किसी ऑफेंडर को हार्बर करते हो तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। ठीक, इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। एक्सेप्शन कहता है कि ये जो सेक्शन है ये ऐसे मामलों पे लागू नहीं होगा जिसमें अपराधी को शरण देना या छिपाना उसके हस्बैंड या वाइफ के द्वारा किया गया है। मतलब अगर वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बर करती है, उसने कोई ऑफेंस किया है और वाइफ उसे हार्बर कर रही है, तो वाइफ यहाँ पे लायबल नहीं होगी। या हस्बैंड करता है अपनी वाइफ को हार्बर, तो वो यहाँ पे लायबल नहीं होगा। यानी हस्बैंड और वाइफ के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। ऐसे मामलों में ये जो है अप्लाई नहीं होगा, अपराधी को शरण देना या छिपाना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इसका एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक केस लॉ देखेंगे। केस लॉ यहाँ पे दिया गया है तमिलनाडु राज्य वर्सेस नलिनी का केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पत्नी को अपने पति को शरण देने के लिए केवल आप इस कारण ही अभियोजित नहीं कर सकते हो क्योंकि वो उसी मकान में पति के साथ निवास कर रही थी। यानी कि अगर दोनों इस सेम घर में, एक ही घर में रह रहे हैं और साथ रह रहे हैं, तो आप इस कारण ही पत्नी को यहाँ पर दोषी नहीं ठहरा सकते कि इसने तो हस्बैंड को हार्बर किया हुआ है या ये हार्बर कर रही है ऑफेंडर को, जबकि हस्बैंड ने एक क्राइम किया हो। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कर दी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर ध्यान रखना है। सेक्शन में पनिशमेंट कितना है, पनिशमेंट भी तीनों में अलग अलग दिया हुआ है, 3 क्लॉज दिए हुए हैं। तो आई होप ये दोनों सेक्शंस आपको क्लियर हो गए हों। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 250। क्या कहती है धारा 250? कि अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना। सेक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण, परितोषण का मतलब होता है ग्रेटिफिकेशन, तो कोई भी परितोषण अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रॉपर्टी का प्रत्यास्थापन, उसका रेस्टिट्यूशन, किसी अपराध के छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के दंड से बचाने के लिए उसके खिलाफ विधिक दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके खिलाफ जो कार्यवाहियाँ चल रही हैं उन्हें ना करने के लिए, मतलब उनके खिलाफ, उसके खिलाफ कार्यवाही ना चल पाए, इस कारण कोई भी उपहार स्वीकार करता है ना, लेता है या प्राप्त करता है या उसे लेने की कोशिश करता है या उसे लेने का करार करता है, किसी से समझौता करता है, तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे 250 मना करता है कि अगर आप किसी को दंड से बचाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि सामने वाला को सज़ा ना मिल पाए, कानून उसे सज़ा ना दे पाए, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो विधिक दंड दिलाने के खिलाफ जो कार्यवाहियाँ चल रही हैं उनके बदले में आप किसी से उपहार ले लेते हो, है ना, किसी से ग्रेटिफिकेशन ले लिया उसे बचाने के लिए, या उसकी कोशिश भी की लेने की, या इस तरीके का किसी से कोई समझौता, कोई करार कर लिया, तो फिर वो यहाँ पर व्यक्ति लायबल होगा। इसमें भी 3 क्लॉज दिए हुए हैं। अगर मान लो वो अपराध जिससे बचाने के लिए आपने किसी से उपहार लिया है, ग्रेटिफिकेशन लिया है, वो मृत्यु से दंडनीय है, तो कितनी सज़ा होगी? 7 साल की और जुर्माना। अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक के कारावास से दंडनीय है तो सज़ा होगी 3 साल और जुर्माना। और अगर अपराध 10 साल से कम के कारावास से दंडनीय है तो उस अपराध के लिए दिए गए कारावास का 1/4। बिल्कुल वही सेम बात हुई है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, 1/4 सज़ा मिलेगी या जुर्माना या दोनों। तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी अपराधी को आप पनिशमेंट से बचाने के लिए गिफ्ट ले रहे हो, उपहार ले रहे हो या ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो ताकि आप उसे सज़ा से बचा लोगे, इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो यहाँ पर पनिशेबल होगा। अलग अलग सीरियस नेचर दिए गए हैं क्राइम के। अगर मृत्यु से दंडनीय है तो पनिशमेंट अलग है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक के कारावास से दंडनीय है तो पनिशमेंट अलग है, और 10 साल से कम का कारावास से दंडनीय अपराध है तो उसकी पनिशमेंट है 1/4। तो चीज़ ध्यान रखनी है, और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग पनिशमेंट दिया गया है, क्लॉजेस ध्यान रखने हैं। सेक्शन नंबर 251, अपराधी को बचाने के लिए उपहार का प्रस्ताव या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। अब ये बिल्कुल 250 का उल्टा है ना। अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर कि वहाँ पे कोई व्यक्ति जो गिफ्ट वगैरह है वो ले रहा है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति गिफ्ट ऑफर कर रहा है, मतलब किसी को दे रहा है गिफ्ट। तो उपहार लेना 250 के अंदर और उपहार देना 251 के अंदर। ठीक, यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखना है। 251 कह रहा है कि अगर आपको किसी अपराधी को बचाना हो उसके लिए आप उपहार का किसी से प्रस्ताव कर रहे हो, किसी को प्रपोजल दे रहे हो,
और प्रॉपर्टी का प्रत्यावर्तन यानी प्रॉपर्टी को रेस्टोरेशन के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा? तो सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उसने पता है कि भाई इसने अपराध किया है और उस व्यक्ति द्वारा छिपाए जाने के लिए, उस व्यक्ति द्वारा किसी को किसी अपराध के लिए दंड से बचाने के लिए आपको उसे पनिशमेंट से बचाना है, और आप जानते हो कि उसे पनिशमेंट से बचाना है तो मुझे कोई ग्रेटिफिकेशन देना होगा, तो वो सामने वाला आपको कोई ग्रेटिफिकेशन देता है या दिलाता है, या देने या दिलाने का आपसे प्रपोजल, आपके सामने प्रपोजल रखता है कोई भी गिफ्ट देने का, या कोई प्रॉपर्टी आपको देता है, प्रत्यावर्तित करता है या कराता है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो सेक्शन 251 के अंदर लाइबल होगा। अच्छा, ऐसा व्यक्ति क्यों करता है? तो उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे किसी अपराध को छुपाने के लिए कर सकता है कोई, या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के दंड से बचाने के लिए कर सकता है कि इसको पनिशमेंट ना मिले, उसको पता है कि इसने कोई ऑफेंस कर रखा है बट उसके ऑफेंस की जो भी पनिशमेंट है उससे उसको बचाना है, या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू ना हो पाए। चलो पता है कि इसने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसके लिए इसको पनिशमेंट मिलेगा, बट इसके खिलाफ प्रोसीडिंग ना चल पाए, इसके खिलाफ कार्यवाही ना चल पाए, इसीलिए वो कोई उपहार सामने वाले को गिफ्ट करने के लिए प्रपोजल कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। अच्छा, संपत्ति के प्रत्यावर्तन का मतलब होता है प्रॉपर्टी को स्वीकार करना, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो 251 यहाँ पे लग जाएगा। मैंने बताया ही कि 250 की बिल्कुल उलट है। 250 में आप उपहार क्या कर रहे हो? ले रहे हो, और यहाँ पे दे रहे हो। इसमें भी बिल्कुल सेम वही 3 क्लॉज हैं। अगर अपराध मृत्यु से दंडनीय है तो 7 साल और जुर्माना लगेगा। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक के कारावास से दंडनीय है तो 3 साल और जुर्माना लगेगा। अगर 10 साल के कम के कारावास से दंडनीय है तो 1/4 या जुर्माना या दोनों लगेगा। ठीक, और इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि ये जो सेक्शन है और जो सेक्शन 250 है जो भी हमने ऊपर पढ़ा, दोनों ही सेक्शन ऐसे किसी मामले पर लागू नहीं होंगे जिसमें अपराध का विधि पूर्वक शमन किया जा सके। अब शमन का मतलब क्या होता है? शमन का मतलब होता है समझौता। अगर पार्टीज के बीच में लॉफुल तरीके से समझौता हो गया है तब सेक्शन 250 और 251 के प्रोविजंस यहाँ पे लागू नहीं होंगे, ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे शमन की बात हुई है। तो आई होप सेक्शन समझ आ गया होगा, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल 250 और 251 सेम ही बात करते हैं, बट वहाँ पे कोई गिफ्ट ले रहा है, यहाँ पे दे रहा है। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 252। क्या कह रहा है? चोरी की प्रॉपर्टी आदि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। अब सेक्शन क्या कहना चाह रहा है? सेक्शन के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी प्रॉपर्टी को वापस करा लेने के लिए जिसको इस संहिता में दंडनीय किसी अपराध द्वारा किसी व्यक्ति को वंचित कर दिया गया हो, सहायता करने के बहाने यानी मदद करने के बहाने या मदद करने के संबंध में कोई ग्रेटिफिकेशन लेता है, कोई परितोषण लेता है, या लेने का करार करता है, या लेने के लिए सहमति देता है, तो जब तक वो अपनी शक्तियों के सब साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए या अपराध में उसको दोष सिद्ध कराने के लिए यूज़ में ना लाए, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है। एग्जाम्पल से समझते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा इसमें दिया हुआ है। देखो, मान लो एक व्यक्ति ए है जो एक मूवेबल प्रॉपर्टी चुराता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप इजीली मूव कर सकते हो, जैसे बाइक है, मोटरसाइकिल, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई स्कूटी वगैरह है, मतलब कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। तो ए ने एक कोई मूवेबल प्रॉपर्टी चुरा ली, बाद में वो उसे वापस करना चाह रहा है। वापस करने के बदले में अब वो चाहता है कि उसे कुछ उपहार या कुछ गिफ्ट मिले। अब क्योंकि उसने चुरा ली, अब चुराने के बाद वो उसको वापस करना चाह रहा है, तो वो चाह रहा है कि मुझे भी इसके बदले में कुछ मिले। जैसे मान लो ए ने किसी की कार चुरा ली, अब ए उस कार को उसी व्यक्ति को लौटाना चाहता है जिसकी वो कार है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि बदले में मुझे 1 लाख रुपए मिले। अब कार तो मैं लौटा ही रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए मिले। अब वो क्या करता है, कहता है कि बस पुलिस को मत बताना, जिसकी कार है उस व्यक्ति से कहता है कि पुलिस को मत बताना, मैं बस पैसे लेके तुम्हारी कार तुम्हें वापस कर दूंगा। तो यहाँ पर ए को पनिशमेंट मिलेगी 252 के अंदर। समझ आया सेक्शन क्या कहना चाह रहा है? सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी चुराई। अब चोरी का विषय कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। क्या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को चुरा सकते हो? क्या किसी का घर चुरा सकते हो? किसी की ज़मीन चुरा सकते हो? नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो चोरी का विषय हो सकती है, और चोरी का विषय हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी ही होती है। तो चोरी की प्रॉपर्टी वापस लेने में
मतलब आप वापस कर रहे हो जो आपने प्रॉपर्टी चुराई थी, और सामने वाले की एक तरीके से मदद भी हो रही है, बट उस मदद के बदले, उसको वापस करने के बदले आप उससे कुछ उपहार ले रहे हो, कुछ ग्रेटिफिकेशन मांग रहे हो कि मुझे बदले में कुछ मिले। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा कि ए ने बी की कार चुराई, और कार के बदले में वो कह रहा है कि चलो अब कार मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, बट पुलिस को मत बताना, मैं तुमसे 1 लाख रुपए लेके मैं तुम्हें तुम्हारी कार वापस कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, ये सेक्शन 252 के अंदर अपराध हो गया, और सज़ा कितनी है इसकी, 2 साल का कारावास है या जुर्माना या दोनों। बहुत ही सिंपल चीज़ बताता है ये सेक्शन। ठीक, सेक्शन की शर्तें भी कुछ हो सकती हैं, आप चाहो तो एसेंशियल्स नोट कर सकते हो, जैसे किसी व्यक्ति को कोई चल संपत्ति दोबारा प्राप्त करने के बहाने उससे कोई गिफ्ट वगैरह ग्रहण करना। ठीक, ऐसी प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसे इस संहिता में जो भी दंडनीय किसी अपराध द्वारा प्रॉपर्टी से वंचित किया गया हो, मतलब जो बीएनएस में जो भी कोई ऑफेंस है, जो भी ऑफेंसेस दिए गए हैं उनके द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित किया गया हो। जैसे यहाँ पे तो हमने चोरी का एग्जाम्पल लिया है ना, कोई और भी हो सकता है ऑफेंस। और उपहार लेने वाले व्यक्ति ने अपराधी को पकड़वाने और दोषित दिलाने के लिए अपनी सारी शक्ति और साधनों का उपयोग ना करने दिया हो। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि पुलिस को मत बताना, मैं तुम्हें तुम्हारी कार वापस कर दूंगा, ए ने बी से कहा बट तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो समझ आई चीज़ है, ये बात करता है 252, बहुत ही सिंपल बात कर रहा है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 253। ये कहता है ऐसे अपराधी को शरण देना या छिपाना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। तो सेक्शन नंबर 253 जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो ये ऐसे अपराधी की बात करता है जो कस्टडी से निकल भागा हो या जिसे पकड़ने का ऑर्डर दिया जा चुका हो। सेक्शन कहता है कि जब किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या आरोपित व्यक्ति, मतलब दोनों ही तरह के लोगों की बात हो रही है, या तो वो पर्सन कन्विक्टेड होना चाहिए, दोषसिद्ध होना चाहिए, या फिर वो आरोपित हो, उस पर कोई आरोप लगा हो, उस अपराध के लिए जो लीगल कस्टडी है उसके होते हुए भी ऐसी कस्टडी से निकल भागता है, या जब कभी किसी लोक सेवक के द्वारा किसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है, तब वो व्यक्ति ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए कि उस व्यक्ति को पकड़ा जाना रोकने की इंटेंशन से उसे हार्बर करता है या छिपाता है, तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगा। यहाँ पर 3 अलग अलग क्लॉज दिए गए हैं। जिस व्यक्ति को हार्बर किया गया है, जिसको संशय दिया गया है, अगर उसको संशय देने वाला व्यक्ति ये जानता है कि जो अपराध उस व्यक्ति ने किया है, जिसको वो हार्बर कर रहा है, उसका अपराध मृत्यु से दंडनीय है, तो जो उसको शरण दे रहा है या जो उसको हार्बर कर रहा है या जो उसको छिपा रहा है, उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 7 साल की और जुर्माना। अगर मान लो उसका वही ऑफेंस आजीवन कारावास से या 10 साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो कितनी पनिशमेंट होगी, तो जुर्माना सहित या रहित दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 साल का होगा। तो फिर पनिशमेंट कितनी दी गई है, 3 साल की दी गई है। और अगर मान लो वही अपराध अगर कारावास से दंडनीय है जो 1 साल तक का है, तो फिर यहाँ पे पनिशमेंट होगी उस अपराध के लिए दिए गए कारावास की अवधि का 1/4 या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को छिपा रहा है या उसको हार्बर कर रहा है जो कस्टडी से निकल भागा है या जिसे पकड़ने का पब्लिक ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति के पनिशमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। अब हम जो है ना इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई अपराधी है ए, जिसने अपराध कमिट किया है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया और वो जेल से भाग जाता है, और बी क्या करता है, उसे हार्बर करता है, उसे खाने पीने की चीज़ें देता है, उसे वहीकल देता है, या फिर उसे कुछ और हथियार वगैरह उसको इस तरीके से हार्बर करता है। तो बी यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को हार्बर करता है, उसको छिपाता है, उसको अपने यहाँ पे पनाह देता है, जो पहले से ही कस्टडी में था या उसको छिपा रहा है या जिसके पकड़ने का ऑर्डर निकल चुका है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा। ठीक, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। एक्सेप्शन कहता है कि ऐसे मामलों में ये सेक्शन लागू नहीं होगा जहाँ पर हार्बर करना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी के द्वारा किया गया। मतलब अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बर करती है या उसको छिपाती है जो निकल भागा है कस्टडी से या जिसको पकड़ने का ऑर्डर निकल चुका है, तो यहाँ पे वाइफ लाइबल नहीं होगी। ठीक यही सेम चीज़ हस्बैंड पे होती है कि हस्बैंड भी अगर अपनी वाइफ को हार्बर करता है या छिपाता है तो वो भी यहाँ पे लाइबल नहीं होंगे। तो दोनों को ही यहाँ पे एक्सेप्शन में जो है वो बचाव दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे
इस सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एक्सप्लेनेशन भले ही यहाँ पे आपको नज़र ना आ रहा हो, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक्सप्लेनेशन इस बारे में बात करता है, हम जिसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे कि बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो ए जो है वो अमेरिका में मर्डर करता है, ए अमेरिका में मर्डर करता है और अमेरिका की जेल से भागकर ए जो है वो बी के पास इंडिया में आ जाता है, और बी क्या करता है, उसे इंडिया में हार्बर करता है, तो बी भी इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगा। ठीक, तो इसमें वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो अभी हमने, जैसे हमने अभी इसमें सेक्शन में पढ़ा कि अगर कोई किसी को छिपाता है या हार्बर करता है, तो सेम चीज़ है, वही एक्सप्लेनेशन में दी गई है कि अगर कोई बाहर, इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस करता है और यहाँ पर आ जाता है इंडिया के बाहर ऑफेंस करके, और यहाँ का व्यक्ति उसको हार्बर करता है या छिपाता है, तो वो भी यहाँ पर लाइबल होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन कहता है। हमें पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया तो वो यहाँ पर इस चीज़ में आपका काम करेगा, यही एग्जाम्पल। ठीक, तो अगर जब आप बेयर एक्ट में देखते हो तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, हमने बस इसको एक एग्जाम्पल से समझ लिया। केस लॉ देख लेते हैं। केस लॉ की अगर मैं बात करूँ तो केस लॉ जो है ये यहाँ पर एक दो केस लॉ इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसमें हमें केस लॉ देखना ज़रूरी होता है। तो देवबख्श सिंह 1942 का केस है ये। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन में केवल वही मामले आते हैं जिनमें हार्बर करने का अपराध ज़्यादातर 1 साल के कारावास से दंडित होता है। उन मामलों के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि जो 1 साल से कम के हैं। सही बात बोली कोर्ट ने, क्योंकि देखो अभी जो हमने ऊपर के तीनों क्लॉज पढ़े हैं तो तीनों क्लॉज में कितने कितने पनिशमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे देखो 1 साल तक की बात हो रही है। 1 साल से कम वाले अपराध में तो ये सेक्शन होगा ही नहीं लागू, है ना, क्योंकि वो तो हो सकता है वो अपराध उतने सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सीरियस नेचर के एक तरीके से क्राइम की बात हुई है। तो यहाँ पे तीनों जब हम क्लॉज देखते हैं तो या तो मृत्यु से बात हुई है, ऐसे अपराध की जो दंडनीय है, या आजीवन कारावास या 10 साल तक के कारावास से दंडनीय है, या फिर जो 1 साल तक के कारावास से दंडनीय है। तो कोर्ट ने ये चीज़ इस केस में क्लियर कर दी है, देवबख्श सिंह के केस में, कि ये जो आपका सेक्शन है ये ऐसे मामलों पे अप्लाई होता है जहाँ पे जो अपराध है वो 1 साल के कम के कारावास से दंडनीय नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम जो उसकी सज़ा है वो 1 साल तक की तो होनी ही चाहिए। 1 साल से कम वालों में ये सेक्शन लागू नहीं होगा। यही चीज़ कोर्ट ने यहाँ पे बोली है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 254। क्या कहता है? लुटेरों या डाकुओं को शरण देने के लिए दंड। अब अगर कोई व्यक्ति लुटेरों या डाकुओं को हार्बर करता है, उनको संशय देता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी वो बताता है सेक्शन नंबर 254। बहुत ही सिंपल है। सेक्शन कहता है कि जो कोई जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए, मतलब व्यक्ति को नॉलेज भी है और उसके पास रीज़न टू बिलीव भी है कि कोई व्यक्ति लूट या डकैती हाल ही में करने वाला है, मतलब अभी उसने की नहीं है बट वो करने वाला है, उसकी पूरी तैयारी है, या हाल ही में लूट या डकैती वो कर चुका है, या तो कर चुका हो या करने वाला हो, दोनों ही चीज़ें हैं, उनको या उनमें से किसी को ऐसी लूट या डकैती किया जाना सुकर बनाने के लिए, सुकर मतलब उनके लिए कोई चीज़ आसान हो जाए जिससे कि वो लूट आसानी से कर सके या डकैती आसानी से कर सके, तो उनमें से किसी को दंड से बचाने की इंटेंशन से, मतलब जिससे कि उनको पनिशमेंट ना मिले, इस इंटेंशन से कि उन लोगों को वो पनिशमेंट से बचा सके जिन्होंने या तो लूट और डकैती कर चुके हैं या फिर जो लूट या डकैती करने वाले हैं। दोनों चीज़ें हैं, ध्यान देने वाली बात है। और पर्सन को या तो नॉलेज है या फिर रीज़न टू बिलीव है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ कि जो भी लुटेरे हैं या जो भी डाकू हैं उनको मुझे पनिशमेंट से बचाना है, और इस इंटेंशन के साथ वो उनको हार्बर करता है, तो वो यहाँ पे कठिन कारावास से 7 साल के और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा दी हुई है। आप देख सकते हो 7 साल का कठिन कारावास है अगर कोई लुटेरों या डाकुओं को हार्बर करता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस सेक्शन के लिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि जो लूट या डकैती हुई है वो इंडिया के अंदर हुई है या इंडिया के बाहर हुई है, इससे कोई मैटर नहीं करता, चाहे इंडिया के अंदर हुई हो या इंडिया के बाहर हुई हो, सेम चीज़ पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन कहता है बिल्कुल वही सेम चीज़ जो अभी हमने 253 में पढ़ी और एक अभी ऊपर सेक्शन में और पढ़ी थी। कहता है कि ऐसे मामलों पर यह सेक्शन लागू नहीं होगा जिसमें हार्बर करना या छिपाना अपराधी के पति या पत्नी के द्वारा किया गया हो। मतलब अगर वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बर करती है, उसको छिपाती है, तो वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा ये सेक्शन, उसके लिए पनिशमेंट नहीं है। या हस्बैंड करता है वाइफ को, तो वो भी यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। तो दोनों ही चीज़ों पर ये चीज़ हमें देखनी है। सेक्शन नंबर 255, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी प्रॉपर्टी की जब्ती से बचाने की इंटेंशन से कानून के निर्देश की अवहेलना करना।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई पब्लिक ऑफिसर है वो खुद अपराधी है, मतलब ये जो सेक्शन है ये पब्लिक ऑफिसर के लिए बनाया गया है क्योंकि वो विधि के निर्देश की अवज्ञा कर रहा है, लॉ को डिसओबे कर रहा है, कि वो भी किस लिए, किसी व्यक्ति को दंड से बचाने के लिए। तो देखने वाली चीज़ ये है कि जब हम सेक्शन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले शुरुआत में ही पब्लिक ऑफिसर की बात हो रही है और पब्लिक ऑफिसर ही किसी व्यक्ति को पनिशमेंट से बचाने की कोशिश कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को जब्ती से बचाने की इंटेंशन से लॉ को डिसओबे कर रहा है, लॉ को नहीं मान रहा है। सेक्शन कहता है कि जो कोई पब्लिक ऑफिसर होते हुए लॉ के किसी निर्देश की, किसी डायरेक्शन की, जो उस संबंध में, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिसर है इसलिए उसको दिया गया है, जानते हुए अवज्ञा करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको किसी व्यक्ति को दंड से बचाना है, ठीक, विधिक दंड से बचाना है, इस इंटेंशन से। ये जानते हुए दंड की अपेक्षा जिससे वो दंडनीय है उसके द्वारा कम दंड दिलवाता है, मतलब जितना सामने वाले व्यक्ति ने अपराध किया है, जितना उसे पनिशमेंट मिलना था उससे कम पनिशमेंट उसको मिल जाए, ऐसी कोशिश कर रहा है। इस तरीके से वो लॉ के निर्देश की अवज्ञा कर रहा है। या फिर किसी प्रॉपर्टी को ऐसी जब्ती या किसी भार से, किसी चार्ज से, जिसके लिए वो प्रॉपर्टी विधि के द्वारा दायित्व के अधीन है, मतलब लॉ के द्वारा उस प्रॉपर्टी पे कोई लाइबिलिटी है और वो उसको उस लाइबिलिटी से बचाने के लिए जानते हुए उस प्रॉपर्टी को बचा रहा है या व्यक्ति को पनिशमेंट से बचा रहा है। तो अगर कोई पब्लिक ऑफिसर ऐसा करता है, जानबूझकर लॉ के किसी निर्देश की अवज्ञा करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो कितना है 2 साल का है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सो सेक्शन 255 में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए ध्यान रखने वाली हैं। एक तो जो एक्यूज़ है वो एक पब्लिक ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि एक पब्लिक ऑफिसर के द्वारा ही ये सेक्शन, जब कोई ऑफेंस करता है पब्लिक ऑफिसर तो उस पर ही अप्लाई होगा। कब? दूसरी चीज़ ये है कि उसने जानबूझकर कानून के निर्देश की अवहेलना की हो, ठीक, और अवहेलना कैसी हुई हो? पब्लिक ऑफिसर के नाते किए गए आचरण के संबंध में, मतलब उस टाइम पे वो पब्लिक ऑफिसर था जब उसने इस तरीके का कंडक्ट किया, उसने लॉ को डिसओबे किया। और चौथी चीज़ क्या हो सकती है? उसकी इंटेंशन और उसकी नॉलेज। उसने इस इंटेंशन और इस नॉलेज के साथ किया क्योंकि वो किसी व्यक्ति को पनिशमेंट से बचाना चाहता था या फिर किसी प्रॉपर्टी को जब्ती से या किसी भार से बचाना चाहता था। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप इस तरीके से इस सेक्शन के एसेंशियल्स निकाल सकते हो। केस लॉ देख लेते हैं। अमीरुद्दीन का केस है, तो काफ़ी पुराना केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन में जो पब्लिक ऑफिसर है वो इस तरीके से पनिशेबल किया जाएंगे जिस तरीके से एक अपराधी, मतलब सिंपली ये जो सेक्शन है वो सीधा सीधा एक पब्लिक ऑफिसर को की पनिशमेंट बता रहा है। और ये जो सेक्शन है ये सीधा जब आप इसको पढ़ोगे तो इससे लगेगा कि हाँ ये पब्लिक ऑफिसर के लिए ही बनाया गया है, वो भी कब? जब वो खुद एक ऑफेंस करते हैं, वो खुद अपराधी है, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पे हमने क्लियर किया। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 256। 256 बात करता है किसी व्यक्ति को दंड या किसी प्रॉपर्टी को जब्ती से बचाने के आशय से लोक सेवक के द्वारा अशुद्ध या मिथ्या अभिलेख की रचना। अब सेक्शन नंबर 256 जो है वो इनकरेक्ट रिकॉर्ड बनाना, या कोई भी मान लो पब्लिक ऑफिसर है वो गलत रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे ए पर आरोप तो है मर्डर का, लेकिन उस पर हर्ट यानी कि चोट का आरोप लगा दिया। तो अगर इस तरीके से कोई पब्लिक ऑफिसर करता है किसी व्यक्ति को पनिशमेंट से बचाने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को जब्ती से बचाने के लिए, उसने झूठे या गलत रिकॉर्ड बना लिए, तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगा 256 के अंदर। कितना पनिशमेंट है? दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 साल का होगा, या जुर्माना, या दोनों। देखो ये जितने भी सेक्शन है ना आपके सिर्फ हेडिंग बेस्ड सेक्शंस है, आपको सिर्फ सेक्शन नंबर, उसकी हेडिंग और पनिशमेंट ध्यान रखनी है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं साथ के साथ बताते चल रही हूँ कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, या जिसमें आपको केस लॉ दिख रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो आप असेंशियल्स हैं वो सेक्शन पढ़ के भी निकाल सकते हो। तो बस आपको इसमें कुछ ही चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सिर्फ सेक्शन 256 इसी चीज़ की बात करता है कि जब कोई पब्लिक ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट से बचाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को जब्ती से बचाने के लिए गलत रिकॉर्ड बनाता है या झूठे रिकॉर्ड बनाता है, तो उसके लिए पनिशमेंट तय करता है सेक्शन नंबर 256। ओके। सेक्शन नंबर 257 न्यायिक कार्यवाही में कानून के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक करना। अब ये जो सेक्शन है ये भी देखो लोक सेवक की ही बात कर रहा है। सबसे पहली चीज़, सेक्शन कहता है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए, एक पब्लिक ऑफिसर होते हुए न्यायिक कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में कोई रिपोर्ट, कोई ऑर्डर या कोई विनिश्चय वगैरह जिसका विधि के प्रतिकूल होना वो जानता है, उसको पता है कि जो भी रिपोर्ट मैंने बनाई है या जो भी ऑर्डर है, जो भी विनिश्चय है, वो कोर्ट के
कोर्ट के नहीं, सॉरी, लॉ के प्रतिकूल है, उसको पता है, उसको नॉलेज है, भ्रष्टता पूर्वक है, विद्वेष पूर्वक है, इस तरीके से अगर वो कोई देता है, कोई ऑर्डर देता है या कोई रिपोर्ट देता है, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए इस सेक्शन में पनिशमेंट तय की गई है, जो है क्या, 7 साल का या जुर्माना या दोनों। तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे न्यायिक कार्रवाई चल रही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, अब उसमें कोई पब्लिक ऑफिसर गलत रिपोर्ट बना देता है, जैसे गलत चार्जशीट फाइल वगैरह कर दी, तो वो यहाँ पर लाइबल होगा। ठीक, तो जब कोई पब्लिक ऑफिसर भ्रष्टतापूर्वक किसी रिपोर्ट को देता है तो वो इस सेक्शन के अंदर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे गलती से अगर रिपोर्ट दे दी तो वो लागू नहीं होगी, उस पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे बात हो रही है जानबूझकर, है ना, इंटेंशनली कोई ऐसा करता है, कोई पब्लिक ऑफिसर ऐसा करता है तो जानता है, उसे नॉलेज है, तो अगर वो ऐसा करता है तो सेक्शन 257 यहाँ पे अप्लाई होगा। सेक्शन नंबर 258, प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा ट्रायल के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी जो ये जानता है कि वो कानून के प्रतिकूल कार्य कर रहा है। अब सेक्शन देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन कह रहा है कि जो कोई किसी ऐसी पोस्ट पर होते हुए जो व्यक्तियों को ट्रायल या परिरोध में करने के लिए सुपुर्द है, मतलब किसी व्यक्ति के पास अथॉरिटी थी कि वो किसी को कन्फाइनमेंट में रख सकता है, जैसे मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, अब पुलिस ऑफिसर के पास मान लो अथॉरिटी है कि वो किसी को बंद करके रख सकते हैं। अब व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उनके पास लीगल अथॉरिटी है और वो किसी व्यक्ति को उस अथॉरिटी के बारे में प्रयोग करते हुए या जानते हुए विद्वेषपूर्वक ट्रायल या परिरोध में सुपुर्द करता है या परिरोध में रखता है, मतलब बंद करके उसको रख लिया। तो ऐसा करने में अगर वो लॉ के अगेंस्ट कार्य कर रहा है, मतलब राइट तो था नहीं पकड़ के रखने का बट फिर भी पकड़ के रख लिया, तो वो यहाँ पे लाइबल होगा कितना, 7 साल के लिए या जुर्माना या दोनों। तो इतना उसको पनिशमेंट मिल सकता है। तो प्राधिकार वाले व्यक्ति के द्वारा ट्रायल के लिए, है ना, ट्रायल चलाने के लिए किसी के पास अथॉरिटी है या किसी को परिरोध में रखने के लिए, कन्फाइनमेंट में रखने के लिए अगर अथॉरिटी है, और फिर भी वो उस व्यक्ति को जिसके पास मतलब है तो राइट बट वो गलत तरीके से ऐसा कर रहा है, भ्रष्टता पूर्वक कर रहा है, ठीक, तो अगर वो ऐसा करता है तो वो यहाँ पर लाइबल होगा। चीज़ ध्यान रखनी है, सेक्शन ध्यान रखना है और पनिशमेंट भी ध्यान रखनी है। ठीक, तो इसमें जैसे किसी गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, किसी को करना था, ठीक, अब उसको राइट है कि वो उसको लीगल कस्टडी में तो रख सकता है, लेकिन गिरफ्तारी एक ऐसे व्यक्ति की कर रहा है जिसे इन्हें कोई अपराध ही नहीं किया। तो अथॉरिटी तो थी व्यक्ति के पास गिरफ्तार करने की, बट गलत व्यक्ति को कर लिया ना, तो वही चीज़ ये सेक्शन कहता है। एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसे करना ही नहीं था, पावर तो थी लेकिन गलत को गिरफ्तार कर लिया, तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल सेक्शन है और पनिशमेंट भी ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर 259, पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक के द्वारा पकड़ने का साक्ष्य या जानबूझकर लोप करना। अब ओमिशन कर रहा है कोई पब्लिक ऑफिसर, क्या कर रहा है ओमिशन, किस चीज़ के बारे में कर रहा है जानबूझकर, क्योंकि वो किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए लीगली बाउंड था, और अब जो पब्लिक ऑफिसर लीगली बाउंड है वो किसी भी व्यक्ति को पकड़ने का जानबूझकर या तो इंटेंशनली या पूरी नॉलेज के साथ ओमिशन कर रहा है। ओमिशन का मतलब होता है कुछ ना करना, है ना, और एक्ट का मतलब होता है कुछ करना, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ओमिशन का मतलब है वो जानबूझकर पकड़ नहीं रहा है, यहाँ पे वो लोप कर रहा है पकड़ने के लिए। तो जब कोई पब्लिक ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर से किसी भी व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध हो, मतलब लीगली बाउंड हो, उसके पास ऑर्डर है किसी व्यक्ति को पकड़ने का, उसको गिरफ्तार करने का, बट वो उसे पकड़ने का जानबूझ के लोप करता है, तब ये सेक्शन लागू होगा। सेक्शन में यहाँ पे 3 क्लॉज दिए हुए हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पहले क्लॉज में कहा गया है कि अगर जिस व्यक्ति को पकड़ना है उसका अपराध मृत्यु से दंडनीय है या दंडनीय अपराध के लिए वो आरोपित है, तो फिर यहाँ पे कितनी सज़ा होगी पब्लिक ऑफिसर के लिए जिसने लोप किया है उसे पकड़ने का, जुर्माने सहित या रहित, मतलब जुर्माना लग भी सकता है या नहीं भी लग सकता है, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा, 7 साल की जेल है, और फिर या फिर इसमें जुर्माना भी लग सकता है। ठीक, इसके बाद अगर मान लो उस व्यक्ति का अपराध जिसको पकड़ने का लोप किया है वो आजीवन कारावास से या 10 साल के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए वो व्यक्ति आरोपित है, उस पर आरोप लगा है, तो जुर्माने सहित या रहित यहाँ पे सज़ा कितनी होगी फिर 3 साल की, 3 वर्ष है, ऊपर था 7 साल, यहाँ पे 3 साल। अगर परिरुद्ध व्यक्ति जिसको पकड़ना था उसका जो अपराध है जिसका उस पर आरोप लगा है वो अपराध 10 साल के कम के अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो सज़ा होगी 2 साल की या जुर्माना या दोनों।
तो तीनों ही क्लॉज में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, बस क्लॉज के हिसाब से पनिशमेंट ध्यान रखनी है। पहला वाला 7 साल, दूसरा वाला 3 साल और तीसरा वाला बताता है 2 साल की पनिशमेंट, और साथ ही इसमें जुर्माना भी है। तो यहाँ पे या करके जुर्माना लास्ट वाले में या दोनों। ठीक, तो यहाँ पे जिस पब्लिक ऑफिसर को लॉ के द्वारा ऑर्डर दिया गया था कि वो किसी व्यक्ति को पकड़े या उसे अवरोध में रखे, उसको पकड़ कर रखे, बट वो उसे पकड़ने का जानबूझकर या इंटेंशनली लोप करता है, तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगा। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 260। ये कहता है दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक के द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप। यहाँ पे भी सेम चीज़ें वही बात हो रही हैं। यहाँ पे भी किसी पब्लिक ऑफिसर की बात हो रही है जो पकड़ने का जानबूझ के लोप कर रहा है, और जो भी व्यक्ति उसे विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया है और जिसको पकड़ने के लिए वो लीगली बाउंड है, उसको पकड़ने का वो व्यक्ति लोप कर रहा है। चलो सेक्शन पहले देख लेते हैं। सेक्शन कह रहा है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में रखने के लिए जो विधि पूर्वक उसको सुपुर्द किया गया है, या उस व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए लोक सेवक के नाते लीगली बाउंड है और ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का वो साक्ष्य लोप कर रहा है, मतलब जानबूझकर उसको नहीं पकड़ रहा है, या फिर उसको कन्फाइनमेंट में, उसको परिरोध में ऐसे पहले से मान लो वो व्यक्ति है और उसका निकल भागना सहन कर रहा है या उसको निकल भागने में मदद कर रहा है जो पहले से ही बंद है, तो वो यहाँ पे लाइबल होगा। सिंपल वर्ड्स में सेक्शन कहता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर किसी व्यक्ति को निकल भागने देता है या उसकी मदद करता है या जानबूझकर जिसे पकड़ने के लिए वो लीगली बाउंड था उसको नहीं पकड़ता, तो वो यहाँ पर लाइबल होगा। यहाँ पे 3 क्लॉज दिए गए हैं, तीनों ही क्लॉज में अलग अलग पनिशमेंट भी दी गई है। पहला क्लॉज ये कहता है कि जिस व्यक्ति को पकड़ना था, अगर उस पर ऐसे अपराध का आरोप है या वो व्यक्ति, उसका अपराध ऐसा है जो मृत्यु से दंडनीय है, तो फिर पब्लिक ऑफिसर के लिए सज़ा होगी जिसने उसे पकड़ने का लोप किया, जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 14 साल का होगा, इससे उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसी व्यक्ति का अपराध आजीवन कारावास या 10 साल तक के कारावास या उससे ज़्यादा से दंडनीय है, तो पब्लिक ऑफिसर के लिए सज़ा कितनी होगी? जुर्माने सहित या रहित या 7 साल की सज़ा। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों में से किसी भी तरीके का कारावास हो सकता है, लेकिन वो 7 साल का होगा। लेकिन अगर मान लो उस व्यक्ति का जो अपराध है वो 10 साल के कम के कारावास से दंडनीय हो, 10 साल से कम का हो, अगर वो व्यक्ति अभिरक्षा से निकल जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किया गया हो, लीगली उसको दिया गया हो कि उसको कस्टडी में रखना था, बट पब्लिक ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया, तो कितनी सज़ा होगी? दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 साल का होगा, या जुर्माना, या दोनों से दंडित। ठीक, जब किसी सेक्शन में क्लॉज होते हैं तो हमें तीनों क्लॉजेस को देखना चाहिए। तीनों क्लॉजेस अलग अलग बात करते हैं। ये बात कर रहा है मृत्यु से दंडनीय अपराध की, ये बात कर रहा है आजीवन कारावास या 10 साल से ऊपर वाले अपराध की, और ये बात कर रहा है 10 साल के कम से दंडनीय अपराध की, जो कम कारावास से दंडनीय है लेकिन जिनमें 10 साल से कम की सज़ा है। तो ये सेक्शन हुआ। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 261। कह रहा है लोक सेवक द्वारा उपेक्षा या लापरवाही से परिरोध या अभिरक्षा से निकल भागना सहन करना। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे कोई पब्लिक ऑफिसर है जिसकी कस्टडी में कोई व्यक्ति था, बट उसने ऐसी लापरवाही बरती कि वो व्यक्ति कस्टडी से ही निकल भाग गया। इसका एग्जाम्पल सुनो। दंड अभी देखेंगे, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में कहा गया है कि जैसे मान लो एक पुलिस ऑफिसर है। अब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को लॉकअप में बंद करके ताला लगा देता है, जबकि चाबी कहाँ है? ताले में ही अटकी रह जाती है। ठीक से बंद ना होने के कारण ताला खुला रह जाता है। ठीक है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने लापरवाही बरती। पुलिस ऑफिसर को ध्यान से ताला लगा के चाबी अपने पास रखनी थी, तो वो क्या करते हैं? खुला रह गया। अब यहाँ पे अगर मान लो वो व्यक्ति लॉकअप से भाग गया, तो पुलिस ऑफिसर को कहाँ लायबल ठहराओगे? 261 के अंदर, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी कि वो अच्छे से ताला लगा के चाबी अपने पास रखते, लॉकअप बंद करते अच्छे से, बट लॉकअप में चाबी वहीं अटकी रह गई, है ना? लापरवाही किसकी थी? पुलिस ऑफिसर की थी। तो पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि ये काम उनका इंटेंशनली नहीं था। उनकी इंटेंशन तो नहीं थी उसको व्यक्ति को लॉकअप से भगाने की, लेकिन लापरवाही तो बरती ना अपने काम में। तो अगर उन्होंने ऐसा उपेक्षा से किया है, लापरवाही से किया है, जिसको रखने के लिए वो परिरोध में उनके पास राइट भी था, उनके पास वो लीगली बाउंड थे किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए, और परिरोध में रखने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी लापरवाही बरती कि वो व्यक्ति ही निकल भाग गया। लापरवाही की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे एक ऐसे एक्ट की बात हो रही है जो नेग्लिजेंटली किया गया है, जो उपेक्षा पूर्वक किया गया है। तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट है? सादा कारावास जो 2 साल का होगा, या जुर्माना, या दोनों। तो हर सेक्शन अलग बात कह रहा है,
लेकिन सेक्शन बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 262, किसी व्यक्ति द्वारा कानून के अनुसार अपने पकड़े जाने में बाधा। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जिसको पकड़ना है, जिसकी गिरफ्तारी होनी है, वो खुद ही अपने आप को गिरफ्तार करने में बाधाएं रोड़े अटका रहा है। तो ये बात करता है सेक्शन नंबर 262। बहुत ही सिंपल है। सेक्शन कहता है जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका उस पर आरोप है या जिसके लिए उसको दोष सिद्ध किया गया है, दोनों तरह के व्यक्ति की बात हो रही है, या तो व्यक्ति पर आरोप लगा हो किसी अपराध का, या फिर वो कन्विक्टेड हो चुका हो कोर्ट के द्वारा, ठीक, उसको दोष सिद्ध किया जा चुका हो। अब वो क्या करता है, व्यक्ति अपने आप को पकड़े जाने में जानबूझ के रोड़े अटका रहा है, अवैध बाधा उत्पन्न कर रहा है, रुकावटें डाल रहा है, या कस्टडी से जिसमें वो किसी अपराध के लिए लीगली निरुद्ध है, बंद है, मान लो जेल में है, अब वो निकल भागता है वहाँ से, जेल से भाग गया या भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पे लायबल होगा 2 साल के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से। एकदम सिंपल सेक्शन है। तो अगर कोई व्यक्ति जो मान लो जेल से भाग गया, जेल में बंद था, ठीक, जानबूझ के, या अभी पकड़ा नहीं गया है, जानबूझ के अपने मतलब पुलिस ऑफिसर्स के रास्ते में या जो उसको पकड़ने आ रहे हैं उनके रास्ते में जानबूझ के अटकलें डाल रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है एक तरीके से। तो अगर ऐसा करता है तो उसके लिए सेक्शन 262 यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक, सिंपल ये बात करता है सेक्शन। सेक्शन नंबर 263 अब ये बात कर रहा है कि जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कानून के अनुसार पकड़े जाने में बाधा उत्पन्न करता है। 262 में व्यक्ति अपने आप को बचा रहा था, इसीलिए अटकलें डाल रहा था, लेकिन 263 में वो किसी और व्यक्ति को पकड़ने में बाधा डाल रहा है। 263 क्या कहता है कि अगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए, मतलब जो व्यक्ति है जिसने अपराध किया हुआ है, अब उसे लॉ के अनुसार पकड़े जाने का जानबूझ के प्रतिरोध करता है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है साक्ष्य, मतलब वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसने अनजाने में ऐसा कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, अवैध बाधा डालता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कस्टडी से जिसके लिए वो व्यक्ति उस अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध हो, पता है कि सामने वाले ने ऐसा अपराध किया है कि अब ये पकड़ा जाएगा, बट फिर भी वो जानबूझ के उसको बचाने के लिए उसको छुड़वा रहा है या छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है 2 साल का या जुर्माना या दोनों। बट क्लॉजेस भी हमें ध्यान रखने होते हैं, है ना, जिस सेक्शन में क्लॉज होते हैं। क्लॉज नंबर 1 में कहा गया है कि अगर उस व्यक्ति पर जिसे पकड़ा जाना हो या जिसे छुड़वाया गया हो, उसका अपराध आजीवन कारावास या 10 साल तक के कारावास से दंडनीय अपराध है, मतलब उसने ऐसा ऑफेंस कर दिया जो सीरियस नेचर का है, जिसमें अगर वो पकड़ा गया तो उसके लिए या तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या 10 साल का कारावास मिलेगा। उस चीज़ का उस पर आरोप है, देखो चार्ज की बात हो रही है। तो अगर वो ऐसा करता है, जो उसको छुड़वाने की कोशिश करता है या उसके पकड़े जाने में रुकावटें डाल रहा है, तो उसकी सज़ा होगी 3 साल और जुर्माना। लेकिन अगर व्यक्ति का अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है और भी ज़्यादा सीरियस नेचर का है, मर्डर वगैरह का है ना, उस पर अपराध उसने किया, उसका आरोप है मर्डर का, और कोई उसे बचा रहा है, तो फिर कितनी सज़ा मिलेगी जो ऐसा करता है? 7 साल की सज़ा और जुर्माना। लेकिन अगर मान लो उसका अपराध आजीवन कारावास से या 10 साल तक के या उससे ज़्यादा के, तो यहाँ पे देखो ज़्यादा की बात हो रही है, 3rd क्लॉज में 10 साल से ऊपर का है अगर अपराध, और ऐसे अपराध में उसको छुड़ाने की कोशिश करता है या छुड़ाया गया है या उसके पकड़े जाने में रुकावटें वगैरह डालता है, तो यहाँ पे होगा 7 साल का। ठीक, कितना है? 7 साल का और जुर्माना 3rd क्लॉज में। और जो 4th क्लॉज है वो बात करता है अगर अपराध मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, यानी वो व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो, जिसे छुड़ाया गया हो या छुड़ाने की जिसको कोशिश की जा रही है, उसका मृत्यु दंडादेश के अधीन है, तो वो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 10 साल तक का होगा और जुर्माने से दंडित होगा। तो कुछ इतना, मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो ऊपर जो हमने अभी, जैसे हमने 2 क्लॉज देखे, जैसे यहाँ पे मृत्यु से दंडनीय अपराध के यहाँ पे सिर्फ आरोप की बात हो रही है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे है कि उसने अपराध कर दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उस पर आरोप लगा है। देखो जब हम हेडिंग पढ़ते हैं ना, तो उसी चीज़ से हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है, व्यक्ति पर आरोप लगा है, तो यहाँ पे भी 7 साल की सज़ा है। सिर्फ आरोप वाले के साथ आप उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पे उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया, सिर्फ आरोप नहीं है, वो चीज़ साबित हो गई चीज़, और अब उसको पकड़ना है। तो अगर कोई ऐसा करता है कि उसका अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो यहाँ पे आजीवन कारावास जो उसको बचाएगा, या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा और जुर्माना। तो ये फ़र्क है। ऊपर जो बात हो रही थी वो चार्ज की बात हो रही थी, यहाँ पे है कि दंडनीय है उसका अपराध। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, 264 की तरफ।
उन दशाओं में जिनके लिए सेक्शन 259, 260 या 261 या किसी अन्य लागू विधि के उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप करना या निकल भागना या सहन करना। क्या कहता है 264? इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो जी, जो हमने अभी तीनों सेक्शन देखे 259, 260 और 261, इसमें जो भी कंडीशंस दी गई हैं, जो भी परिस्थितियाँ दी गई हैं, उनको छोड़कर उनके अलावा अगर कोई और सिचुएशन है तो उसके लिए सेक्शन नंबर 264 बनाया गया है, जिससे पब्लिक ऑफिसर को बचाव ना मिले, कहीं पर भी कोई उनके लिए ऐसा बचाव का कोई रास्ता ही ना बचे। यानी कोई चीज़ अगर 259, 260, 261 में ना भी लिखी हो तो वो 264 के अंदर आ जाएगी। बस यही बताया गया है कि अगर कोई और सिचुएशन है और उसमें पब्लिक ऑफिसर के द्वारा पकड़ने का कोई पब्लिक ऑफिसर लोप करता है या किसी व्यक्ति को निकल भागना सहन करता है तो क्या होगा, तो उसके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। तो अगर वो ऐसा इंटेंशनली करेगा पब्लिक ऑफिसर तो उसके लिए 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों। लेकिन अगर वो ऐसा लापरवाही से करता है तो सादा कारावास जो 2 साल का होगा या जुर्माना या दोनों। तो अगर इन सिचुएशन से अलग कोई पब्लिक ऑफिसर किसी व्यक्ति को पकड़ने का जानबूझकर ओमिशन कर रहा है, उसको निकल भागने दे रहा है या वो निकल भाग रहा है तो इस चीज़ को सहन कर रहा है, तो यहाँ पे 2 सिचुएशन दी गई हैं। इंटेंशनली करेगा तो पनिशमेंट अलग है, जानबूझ के करेगा, और अगर ऐसा उससे लापरवाही से हो गया, लापरवाही उसने बरती इन चीज़ों को करने में, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है। तो 264 दोनों ही तरह की सिचुएशन बताता है। 265 क्या बात करता है? ये बताता है कि सेक्शन 262 और 263 या लागू किसी अन्य विधि में अगर कोई लॉ में प्रोविज़न नहीं है, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिपूर्वक पकड़े जाने में बाधा डालना, निकल भागना या छुड़ाना। तो अगर 262, 263 में जो भी सिचुएशन दी गई हैं उनके अलावा अगर कोई और अदर सिचुएशन है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप को पकड़वाने में बाधा डाल रहा है, निकल भाग रहा है या छुड़ा रहा है, या किसी और व्यक्ति के केस में भी ऐसा कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में नहीं और किसी व्यक्ति के केस में भी उसके पकड़ने में बाधा डाल रहा है, निकल भागना उसका निकल भगा रहा है उसको या छुड़ा रहा है, तो तब 265 अप्लाई होगा। लेकिन किस सिचुएशन में? अलग सिचुएशन में, जो 262 और 263 में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर उसकी सज़ा होगी दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 6 महीने का होगा या जुर्माना या दोनों। ठीक, तो दोनों ही सेक्शन अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 266, दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। अब दंड के परिहार का मतलब क्या होता है? दंड से मुक्ति देना, मतलब किसी के दंड को, किसी के पनिशमेंट को रिमिशन कर देना। सेक्शन बहुत ही सिंपल है ना, हेडिंग से थोड़ा टफ लगता है। सेक्शन कहता है कि जो कोई दंड का परिहार यानी दंड का सशर्त परिहार स्वीकार कर लेने के बाद किसी शर्त का जिस पर उसे परिहार मिला था, जिस पर उसके दंड से उसको मुक्त किया गया था, उस शर्त को जानबूझ के अतिक्रमण करता है। अगर वो उस दंड का जिसके लिए वो मूल दंडादिष्ट किया गया था या कोई भाग पहले ना भोग चुका हो तो वो उस दंड से, और यदि उस दंड का कोई भाग भोग चुका हो तो उस दंड का उतना भाग से उसको दंडित किया जाएगा जितने की वो पहले से ही भोग चुका हो, ये इसमें कहा गया है। बट हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे जो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। मान लो ए को जेल में रहते हुए 14 साल हो गए। अब इतने वो जेल में रहा तो उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा और इस वजह से ए के दंड का परिहार यानी कि रिमिशन कर दिया गया, जिससे ए को कर दिया जाता है रिहा, और उसकी पनिशमेंट भी यहाँ पे एक तरीके से ख़त्म नहीं करी, बस रिमिशन कर दिया, उसका परिहार कर दिया। तो अब ए क्या करता है, रिहा होने के बाद फिर से कोई ऑफेंस करता है। अब देखो, क्योंकि जो उसको परिहार दिया था, उसके दंड से जो उसको मुक्ति दी थी, उसे कुछ शर्तों पर दी गई थी कि अगर तुम इन कंडीशन को फुलफिल करोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बट अगर मान लो वही कंडीशन वो वापस सोसाइटी में आने के बाद, जेल से रिहा होने के बाद वापस ऑफेंस करता है, उन शर्तों को भंग करता है, तो वापस से उसे वही सज़ा काटनी पड़ेगी जिस बची हुई सज़ा से उसे रिहा किया गया था। ठीक, अब इस एग्जाम्पल में जो हमने ए वाला देखा उसमें भी सेक्शन 266 अप्लाई होगा, क्योंकि ए ने रिमिशन की शर्त का उल्लंघन किया है, यानी उसने दोबारा ऑफेंस किया है बाहर जाकर। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसको किसी शर्त पर छोड़ा गया है और वो फिर वापस जाकर सोसाइटी में कोई ऑफेंस करता है, तो वापस से उसको बची हुई सज़ा काटनी पड़ती है, क्योंकि उसे कंडीशनल रिमिशन मिला था। ए को इस एग्जाम्पल में जो हमने देखा, तो जो उसे कंडीशनल रिमिशन मिला था उस कंडीशन का उसने ब्रीच किया है, और सेक्शन 266 यही बात करता है कि उसको फिर से बची हुई सज़ा व्यक्ति को काटनी पड़ती है। सेक्शन नंबर 267, न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साक्ष्य अपमान या उसके कार्य में बाधा पहुंचाना। अब ये सेक्शन बात करता है कि अगर आप कोई पब्लिक ऑफिसर है और वो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठे हैं, उनका जानबूझकर कोई व्यक्ति अपमान करता है या उनके कार्य में बाधा डालता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा।
उसके लिए है सादा कारावास जो 6 महीने का होगा या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर हैं और वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठे हुए हैं, किसी कार्रवाई में बैठे हुए हैं, जो कार्रवाई चल रही है, और जानबूझकर उनका कोई अपमान करता है, उनकी इंसल्ट करता है या उनके काम में बाधा डालता है, तो उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है। बहुत ही सिंपल सेक्शन है। सेक्शन नंबर 268 ये बात करता है असेसर का प्रतिरूपण करना। अब देखो, इस सेक्शन में पहले जूरी शब्द भी हुआ करता था, अगर आपको ध्यान हो जब हमने आईपीसी करा था। अब उसको हटा दिया गया है, अब सिर्फ यहाँ पे असेसर वर्ड का यूज़ हुआ है, क्योंकि अब जूरी सिस्टम हमारे यहाँ पे लागू नहीं होता है ना, इसलिए जूरी वर्ड को ही हटा दिया। असेसर शब्द का यहाँ पे मतलब होता है किसी एक्सपर्ट या किसी विशेषज्ञ की बात हो रही है जिनको कोर्ट में बुलाया जाता है। अब अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, कोर्ट उनको बुलाती है कि किसी चीज़ का हैंड राइटिंग है, और एक्सपर्ट से पूछा जाएगा कि क्या ये हैंड राइटिंग उसी पर्सन की है जिसके बारे में हम कोर्ट सोच रहा है, तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। अब मान लो कोई व्यक्ति जो असल में असेसर नहीं है, है ना, असेसर नहीं है और असेसर बनकर आ जाता है, एक्सपर्ट बन के आ जाता है, तो वो व्यक्ति जो असल में असेसर नहीं है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पर 268 में, क्योंकि उसने उन एक्सपर्ट का एक तरीके से प्रतिरूपण किया है, उनका पर्सोनेशन किया है। तो अगर इस तरीके का कोई पर्सोनेशन करता है तो वो 2 साल के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। बस यही कहना चाह रहा है सेक्शन नंबर 268। बाकी मैंने बताया कि यहाँ पे पहले जूरी वर्ड भी हुआ करता था, बट अब जूरी वर्ड को हटा दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब जूरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ असेसर वर्ड है, और असेसर का मतलब होता है कोई एक्सपर्ट किसी भी चीज़ का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, ठीक। अब आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, 269। जमानत पत्र या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में हाजिर होने में असफलता। अब मान लो कोई व्यक्ति जिसको बेल पे छोड़ा गया था, और वो पर्सन क्या करता है, जिसे बेल पे छोड़ा गया है उसे कोर्ट में हाजिर तो होना ही होता है ना। बेल पे छोड़ा है तो आप, जाहिर सी बात है, अब आप कोर्ट में तो हाजिर होगा ना जब कोर्ट आपको बुलाएगा, लेकिन वो पर्सन हाजिर ही नहीं हुआ, तो सेक्शन नंबर 269 अप्लाई होगा। बहुत ही सिंपल है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है बेल पर, जो उसे छोड़ा गया था और कोर्ट उसे बुलाता है, और उस बेल के अकॉर्डिंग, बेल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो भी उसमें निबंधन वगैरह दिए गए हैं, जो भी उसमें कंडीशन दी गई हैं, उसके हिसाब से बिना सफिशिएंट रीज़न के हाजिर नहीं होता है, कोर्ट को ऐसी चीज़ का प्रूफ नहीं देता है कि क्या उसके पास सफिशिएंट रीज़न थे ना हाजिर होने के, और वो असफल रहता है इस चीज़ को बताने में कोर्ट को, तो वो दोनों में से किसी बाती का कारावास जो 1 साल का होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो 269 की जो पनिशमेंट होगी वो अलग से ऐड होगी। तो एक तो उस दंड के अलावा होगी जिसके लिए अपराधी आरोपित है, तो जिस चीज़ का उस व्यक्ति पर चार्ज लगा हुआ है या जिसके लिए उसे दंडित किया गया था, उससे अलग पनिशमेंट होगी इस सेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप इसकी पनिशमेंट उसी में ऐड कर दोगे, नहीं। ये जो आपकी पनिशमेंट बताई गई है 1 साल की या जुर्माना या दोनों, ये तब लगेगी जब किसी व्यक्ति को बेल बॉन्ड पर, है ना, या बेल पर रिलीज़ किया गया है, और रिलीज़ होने के बाद जब उसे हाजिर होना था कोर्ट में और वो हाजिर नहीं हुआ, और उसने कोई सफिशिएंट रीज़न भी कोर्ट को नहीं बताया कि वो क्यों हाजिर नहीं हुआ था, और कोर्ट का बंद पर जब्ती का आदेश की शक्ति पर प्रतिकूल डालने वाला नहीं समझा जाएगा। तो बस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो पनिशमेंट मिल रही है सेक्शन 269 में, ये अलग से पनिशमेंट होगी, उस दंड के अतिरिक्त होगा जो मिलना था व्यक्ति को। तो आज की वीडियो में हमारा बीएनएस का चैप्टर नंबर 14 भी पूरा कंप्लीट होता है। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर था, इसलिए हमने कुछ सेक्शंस लास्ट वीडियो में डिस्कस किए और कुछ सेक्शन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सेक्शन नंबर 227 से हमने स्टार्ट किया था और अब 269 पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर का नाम था, एक बार और बता दूं, फॉल्स एविडेंस और ऐसे ऑफेंसेस के बारे में जो हमें पब्लिक जस्टिस को के जो अगेंस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इन सेक्शंस को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं पब्लिक जस्टिस को जो है अफेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा पब्लिक जस्टिस है, जो लोक न्याय है, उसके खिलाफ कहीं ना कोई ऑफेंस है। तो वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में दिखती हैं और अलग अलग सेक्शन अलग अलग ऑफेंस की बात करता है। तो हमारे लिए सही तरीका यही है कि हम एक तो सेक्शन नंबर ध्यान रखें, हेडिंग हमें ध्यान रखनी है, और साथ ही किस सेक्शन में क्या पनिशमेंट दिया गया है ये ध्यान रखना है। चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए 2 वीडियो में कवर करना हुआ, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना, सारी चीज़ें समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, और फिर वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ओके, तो आज जो है आपका चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम चैप्टर नंबर 15 बीएनएस का कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे से एक सेक्शन को समझेंगे जैसे अभी तक समझते आए हैं। हालांकि हमें बीएनएस में ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हमें बीएनएस में समझना है कि जो चीज़ें आईपीसी में थी सेम वही चीज़ें यहाँ पर हैं, बट
कुछ सेक्शंस आगे पीछे हो गए हैं और कुछ चैप्टर्स भी आगे पीछे हो गए हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए ध्यान रखने वाली है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं BNS के नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।